बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर 2 के कुछ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको करवाया कि जी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने करवाई, मेटाबॉलिज्म करवाया, मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स थी वो करवाई और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा। आज हम इसी चैप्टर 2 का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं जो कि हमारा बनता है जी लेक्चर नंबर 23। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है जी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अक्सर स्टूडेंट्स ने कमेंट किया होता है सर प्लीज़ गाइड कर दिया करें कि कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, और आई थिंक मैं हर लेक्चर में बता देता हूं कि बेटा ये शॉर्ट है ये लॉन्ग है। तो आज इस चैप्टर के शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं करने जा रहा हूं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। और पास्ट पेपर में 2 दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए बड़ा ध्यान से कीजिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही जो है वो आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक लेवल पे भी आपने इसके कुछ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट मैनर्स में डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट करके पढ़े थे। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके विद रिस्पेक्ट टू साइंस शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट बताता चलूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तमाम जानदारों की इब्तिदा पानी से फरमाई। अब जितने भी जानदार इस दुनिया में हैं सारे के सारे पानी से बनाए गए। जब पानी से बनाए गए तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर अल्लाह ने पहले ही हमारे लिए क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी। तो आइए जी देखते हैं साइंस ने इसके बारे में क्या डिस्कवर किया, साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि पानी किस तरह इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में और क्या क्या काम सर अंजाम दे रहा है। आइए जी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज वाटर में, वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ, यानी इसके बगैर आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप जो है वो खाने पीने के बगैर 2 3 4 5 दिन गुजारा कर सकते हो, लेकिन पानी के बगैर शायद आप 1 दिन या 2 दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। तो पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह, क्यों इंपॉर्टेंट है, आई जी वो देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तो आपकी बॉडी में जो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाटर है। अगर आपकी बॉडी को अगर हम देखें, उसका वेट करें, तो उस वेट को अगर डिवाइड करना शुरू करें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज निकलेगी कि वो इनऑर्गेनिक चीजों की निकलेगी और वो क्या होगा, पानी होगा। उसके बाद ऑर्गेनिक चीजें शामिल होना शुरू होंगी। अब सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में क्या है, पानी, हर जगह पे पानी। अब कहां कहां कितना कितना पानी है, कुछ चीजें देखते हैं जी। कहते हैं जी 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किसी की बॉडी अगर आप देख लो उसमें 60% वाटर है, तो किसी में 65, किसी में 70%, किसी में 80%, किसी में 90%। अगर आप अपने सेलुलर लेवल पे जाएं तो आपको याद होगा, आपने कहा था सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो सारा फ्लूइड था जिसने ऑर्गेनेलीज को कंटेन किया हुआ था, फ्रीली फ्लॉट कर रहे थे ऑर्गेनेली, वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है और उसका मेजर पोर्शन हमारे पास साइटोसोल था। और साइटोसोल का 90% हमने कहा था वाटर है, यानी आपके सेलुलर लेवल में भी 90% क्या शामिल है, पानी। और अगर आप बचपन में पढ़ के आए हैं तो आपने एक चीज पढ़ी थी जो हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड में आपने कहा था 55% प्लाज्मा, 45% आपके ब्लड सेल्स। तो स्टूडेंट प्लाज्मा में भी 90 से 91% क्या होता है, पानी। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पानी अवेलेबल है। तो आइए जी कुछ इस तरह से देखते हैं। अबाउट 20% वाटर जो है वो कहां है जी, हमारी बोन्स के अंदर, और 85% इन ब्रेन सेल। तो आपके ब्रेन के हर सेल के अंदर 85% तक क्या है, पानी। अगर वैसे ही मजाक के तौर पे किसी को कह दिया जाए स्टूडेंट्स को कि आपके दिमाग में पानी भरा हुआ है तो बच्चे गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली साइंस प्रूव कर चुकी है कि आपके ब्रेन के सेल्स के अंदर 85% तक पानी है। इतना इंपॉर्टेंट है जी पानी आपकी लाइफ के अंदर, आपकी कॉम्पोजिशन के अंदर। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ द सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो स्टूडेंट लास्ट हमने एक चैप्टर खत्म किया था, चैप्टर 3। उस चैप्टर में मैंने एंजाइम की आपको इंपॉर्टेंस बताई थी और कहा था जी एंजाइम हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहे हैं। अगर एंजाइम नहीं होगा लाइफ इम्पॉसिबल है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी पैदा नहीं होगी, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो डाइजेशन है, जो कुछ भी था सारे के सारे प्रोसेस कौन करवा रहा था, एंजाइम। वहां आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि हर एंजाइम को एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए।
सो एंजाइम वर्क करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो पानी होगा तो एंजाइम क्या होंगे, एक्टिवेट, और अगर एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे जी, प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इस तरह आपकी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा, पहले इसी के पहले लेक्चर में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में गाइड किया। उसमें क्या होता है जी, H2O था और साथ CO2, 6 मॉलिक्यूल इसके, 6 इसके, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, तो आपने पढ़ा था बनता था C6H12O6 और साथ 6 ऑक्सीजन। तो बेटा ये जो फूड बन रही है प्लांट की बॉडी के अंदर, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते थे। और इसमें देख लीजिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पानी सप्लाई ना किया जाए प्लांट को तो प्लांट कभी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर प्लांट फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता तो सारे इंडिविजुअल, सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाके किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, प्लांट्स के ऊपर, यानी फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो लाइफ भी क्या हो जाती, इम्पॉसिबल हो जाती। तो इस तरह हमारी कॉम्पोजिशन में भी पानी बहुत जरूरी है और हमारी डाइट में भी पानी बहुत जरूरी है। आइए जी कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं वाटर की विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट हेडिंग्स। आइए जी फर्स्ट हम करने जा रहे हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। अब सॉल्वेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने स्टूडेंट बचपन में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट के बारे में आपने पढ़ा जो थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में हो और डिसॉल्व हो जाए उसे सल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो डिसॉल्व कर ले उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो डिसॉल्व करने वाला सॉल्वेंट है। तो पानी केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा सॉल्वेंट है। इसे मुख्तलिफ चीजों को हम डिसॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब क्या वजह है कि पानी बेशुमार चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, कोई ना कोई करैक्टर तो इसके अंदर मौजूद है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो इसकी है जिसकी वजह से ये बेशुमार चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। तो बेटा ये चीज है जिसकी बिहाफ पर ये डिफरेंट चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। मैंने कहा था कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो इसकी है। तो असल में पानी के अंदर पोलर उसका जो करैक्टर है वही इसकी क्या है जी, इसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स है जो डिफरेंट चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को बड़ी तरह अच्छी तरह पता होगा कि ये होता है वाटर, और इसके बारे में आपने अक्सर लिखा होगा कि जी ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव। तो ये जो दो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव वाली चीजें आप पढ़ रहे हैं ये असल में क्या कहलाती है, इसकी पोलैरिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट इसी बिहाफ पे ये अपने अंदर बड़ी चीजों को क्या करके अट्रैक्ट करके उनको डिसॉल्व कर लेता है। तो आइए जी कौन कौन सी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, तो ये सॉल्वेंट है पोलर सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि ये खुद पोलर है, इसमें क्या बनते हैं, पोल्स जनरेट होते हैं। तो जितनी भी पोलर सब्सटेंसेस है वो बड़ी आसानी के साथ इसमें क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व, क्योंकि पोल्स बनेंगे और जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और आयनिक सब्सटेंस, तो आयनिक के बारे में भी आपको पता होगा, जो आयनिक सब्सटेंसेस होती हैं वो आयन से मिलकर बनती हैं। जब आयॉन्स इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली आयॉन्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दो होंगे। पोलैरिटी में भी आपको शो हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, अपने अंदर पोलर चीजों को भी डिसॉल्व कर लेता है क्योंकि ये खुद पोलर है। आयनिक को भी डिसॉल्व कर लेगा क्योंकि आयनिक में आयॉन्स बनेंगे और इसमें भी आपके पास क्या शो हो रहे हैं जी, पोल्स के अंदर आयॉन्स शो हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए क्या बन जाता है, सॉल्वेंट बन जाता है। अब ये तो था पोलर और आयनिक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास आयनिक नहीं होती, पोलर नहीं होती, तो फिर क्या होगा, ये उनको भी अपने अंदर बड़ी आसानी से डिसॉल्व कर लेता है अगर उनमें कोई चार्ज ग्रुप है। सपोज कीजिए मैं बात करता हूं अल्कोहल की। अब अल्कोहल जो है वो आयनिक नहीं है, लेकिन पानी में डिसॉल्व कीजिए वो डिसॉल्व हो जाती है। वजह क्या है, वजह असल में ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेती है पानी के साथ। तो इसने आयनिक को डिसॉल्व कर लिया, आयॉन्स की बिहाफ पे इसमें पोल्स जनरेट थे, पोलर्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया पोल्स की बिहाफ पे क्योंकि पोलर्स है। और जो आपके पास जो है नॉन आयनिक हैं या नॉन पोलर हैं ये उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा अगर ये उनके साथ क्या डेवलप कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। ठीक है जी। सो आयनिक सब्सटेंस डिस्पर्स इनटू द आयॉन्स इन एक्वस मीडियम। सो स्टूडेंट जब भी आप एक्वस मीडियम में क्या करते हैं, किसी आयनिक सब्सटेंस को डालते हैं तो वो क्योंकि आयनिक बाय नेचर है तो पानी में आते साथ ही वो फौरन क्या करती है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है। जब वो अपने आयॉन्स में ब्रेक होती है तो आयॉन्स बिल्कुल फ्री स्टेट में आ गए। जैसे ही वो फ्री स्टेट में आ गए, मैं सपोज करते हैं जी NaCl की एग्जांपल लेते हैं। NaCl को आप पानी में डालिए वो फौरन क्या करता है जी, ब्रेक हो जाता है इनटू Na+,
Na+Cl-। अब Na+Cl- दोनों पानी के अंदर फ्रीली फ्लॉट करते हैं। जब वो फ्रीली फ्लॉट कर रहे होते हैं तो रैंडम मैनर में फ्लॉट करते वक्त वो इंटरेक्ट करते हैं पानी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, ना कि आपस में, क्योंकि आपस वाली उनकी अट्रैक्शन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जब भी जाके वो क्या हुए, डिसॉल्व हुए। जब वो किसी और चीज के साथ रिएक्ट करेंगे तो नए मॉलिक्यूल्स बनने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो आयनिक करैक्टर में क्या होगा, आयोन्स एंड मॉलिक्यूल मूव रैंडमली एंड आर इन मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड अदर आयोन्स। तो मैंने NaCl की एग्जांपल ली, आइए जी उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरे सामने एक बीकर है जिसके अंदर मैंने डाला NaCl। जैसे ही डाला तो ये ब्रेक हो गया अपने Na+ और Cl- में, और स्टूडेंट पानी ने इसको क्या करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब पानी ने कैसे, पानी कहाँ नजर आ रहा है, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल, जो कि एक ऐसे है रेड कलर का और दो ऐसे आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के। तो ये जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के हैं ये हाइड्रोजन आयन को शो कर रहे हैं, और ये जो है ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। आपने भी पढ़ा इस पे पार्शली नेगेटिव और इन पे दोनों पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव। अब Na चूंकि क्या है, पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट होगा बाय नेगेटिव। और अगर आप गौर करें क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या होगा, अब क्लोरीन के ऊपर चार्ज है माइनस वाला। जब माइनस वाला चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेंगे कौन, हाइड्रोजन। तो जब भी इसको पानी अट्रैक्ट करेगा तो पानी इसकी तरफ अपने कौन से पोर्शन रखेगा, हाइड्रोजन वाले। ये देखिए जी नीचे NaCl जब ब्रेक हुआ तो Na+ और Cl- बना, तो Cl- को सारे पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और Na चूंकि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव यानी ऑक्सीजन वाला पोर्शन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यानी डिफरेंट आयन जो है, डिफरेंट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह इसको क्या कर लिया जाता है, डिसॉल्व कर लिया जाता है। ये मेरे पास आप देख लीजिए एक डायग्राम है, यहाँ पे जो बड़े वाला शो हो रहा है ये क्लोराइड है, यानी ये जो आपके पास येलो वाला है, रेड वाले हाइड्रोजन है। जैसे ही ये अंदर आएंगे तो ब्रेक हो गए, और पानी के ये ब्लू मॉलिक्यूल्स ने इनको क्या किया जी, सराउंड करके अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। तो सॉल्युबिलिटी होती ही तब है जब आपस में अट्रैक्शन खत्म हो जाए और डिफरेंट के साथ क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो Na और Cl आपस के अट्रैक्शन को खत्म करेंगे और पानी के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज फैट्स, ये इनसॉल्युबल हैं इन वाटर। अब जो आयनिक थे वो आपने कहा सॉल्युबल हैं, जो आपके पास पोलर थे वो सॉल्युबल हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे वो सॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ आपके पास नॉन पोलर हैं तो वो आपके पास डिसॉल्व नहीं होते। कॉन्सेप्ट याद होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो नॉन पोलर तो कभी भी यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा। मैं बात कर देता हूँ जी आपके सामने फैट की। अब जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, help to maintain the membrane which make the compartment in the cell। तो अगर आपको याद होगा, आपने सेल की सराउंडिंग में मेम्ब्रेन पढ़ी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अप्लाई किया, सेल के अंदर जितने भी आपने स्ट्रक्चर पढ़े उनमें आपने कहा जी कुछ सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ डबल मेम्ब्रेन, हर एक की सराउंडिंग में मेम्ब्रेन थी। वो मेम्ब्रेन बाय नेचर क्या थी, फैट की यानी लिपिड की और प्रोटीन की बनी थी। ये आपने स्ट्रक्चर याद होगा। तो जितने भी आपके पास ये येलो वाले स्ट्रक्चर हैं ये सारे के सारे क्या हैं जी, फैट्स हैं। तो फैट देखिए जी क्या कर रही है जी, मेम्ब्रेन्स को बनाने में इन्वॉल्व है। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी क्या कर रही है, सेल के स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। ठीक है जी, आइए जी नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, वो है हीट कैपेसिटी। So water has great ability absorbing heat with the minimum change in its own temperature। तो स्टूडेंट अगर आप पानी को गर्म करना शुरू करें तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको गर्म करते बहुत ज़्यादा देर हो गई लेकिन पानी अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा। उस वक्त क्या हो रहा होता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं तो उस वक्त सारी एनर्जी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक होने में इन्वॉल्व है वो कभी भी थर्मामीटर पे शो नहीं होगी। जब थर्मामीटर पे शो नहीं होगी तो आप लगातार पानी को गर्म करते जा रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि पानी जो है वो टेम्परेचर लेता जा रहा है रेगुलर बेस पे, लेकिन उसमें चेंज नहीं शो कर रहा अपने थर्मामीटर के ऊपर। जब वो थर्मामीटर के ऊपर चेंज शो नहीं कर रहा तो वो इतनी ज्यादा हीट कहां जा रही है, असल में वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो वो करैक्टर जिसमें वो क्या करता है
जी बहुत ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और चेंज शो नहीं होने देता, ये हमारे लिए बड़ा फेवरेबल है। आइए ज़रा हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द कैलोरीज, तो कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है टू रेज दी टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। 1 ग्राम आपके पास पानी है और टेम्परेचर 15 to 16 लेके जाना, यानी 1 डिग्री का डिफरेंस डालना है। तो 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना आपको देना पड़ेगा एनर्जी, वो आपके पास हीट जितनी देनी पड़ेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी जी? हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है जी। अब हीट कैपेसिटी के अंदर होता क्या है जी? मच एनर्जी यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने पहले बता दिया कि क्या वजह है कि शो नहीं कर रहा टेम्परेचर थर्मामीटर के ऊपर। असल में वो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या किया जा रहा है? ब्रेक किया जा रहा है, जब भी तो वो उसको क्या कर रहा है? शो होने नहीं दे रहा। सो वाटर थर्स वर्क एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर द ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट। तो क्या होता है जी, एनवायरमेंट के अंदर जब सडन चेंज आता है टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आता है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को बचाता कौन है? डेफिनेटली वाटर ही बचाता है। याद कीजिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपकी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त उस बर्निंग सेंसेशन से बचाने के लिए बॉडी क्या करती है? वो जो स्वेटिंग करती है, पानी रिलीज करती है, पसीना निकलता है, वो आपकी बॉडी को थर्मल चेंज से बचा रहा होता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा होता है। और अगर ये थर्मल चेंज जो है वो कुछ इस तरह से हो कि आपकी बॉडी से स्वेटिंग ना हो, तो आपकी बॉडी जो है वो झुलस कर रह जाए, जल जाए। ठीक है जी। इसलिए इसका जो है वो बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी में करैक्टर है। प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। तो मैंने बता दिया जी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो किस तरह ये आपकी बॉडी को बचाता है, टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी को उसका नुकसान होने नहीं देता। आइए जी, इसका नेक्स्ट करैक्टर देखते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वर्ड ही आपको बता रहा है जी, वेपर्स में कन्वर्ट होना। अब वेपर्स में कन्वर्ट होना मीन एक नई स्टेट है, मेरे पास बर्फ है, मैं बर्फ को लेके गर्म करना शुरू करता हूं तो क्या होगा? डेफिनेटली वो चेंज होना शुरू हो जाएगी इनटू वाटर, लिक्विड। अब मैं वाटर को गर्म करना शुरू करता हूं तो एक वक्त ऐसा आएगा, टेम्परेचर बढ़ता 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 वो कहां तक पहुंच जाएगा? वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे और बीकर आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हो जाएगा। तो वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो क्या होगी? हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर अब्सॉर्ब मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। सो आइए जी, ज़रा ये डायग्राम देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास वाटर है और लगातार इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वाटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जाकर क्या होगा? टेम्परेचर मैक्सिमम लेता जा रहा है और ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है जी? वेपर्स में, यानी गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी उसको लेनी होगी वो इसकी होगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या किया? पानी लिया और पानी को गर्म करना शुरू किया। टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते 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 कहाँ पे आ जाएगा? 100 शो होगा आपके पास थर्मामीटर में। अब आप क्या कीजिए? रोकिए ना, लगातार गर्म करते जाइए। अब क्या होगा? अब इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी कि वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इवन आप देखेंगे कि जी जो है वो 1/3 जो था वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, 2/3 वेपर में कन्वर्ट हो गया, सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया। कभी भी ये टेम्परेचर 101 नहीं होगा अगर तो पानी प्योर है। तो स्टूडेंट 100 तक तो टेम्परेचर शो हो रहा था, 100 के बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपको हो गया, पानी लगातार वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी लिए जा रहा है लेकिन उस एनर्जी को शो नहीं कर रहा। असल में वो एनर्जी कहां जा रही है? ये एनर्जी असल में बॉन्ड्स को ब्रेक करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने में क्या कर रही है जी? हेल्प कर रही है, यानी वो वेपर्स बना रही है पानी को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज अब्सॉर्ब पर ग्राम वेपराइज। तो 1 ग्राम पानी के वेपर्स में बनाने के लिए, 1 ग्राम पानी के वेपर्स बनाने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होगी? हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये कितनी होती है जी? 1 किलोग्राम अगर आपके पास पानी है तो 574 किलो कैलोरी एनर्जी ये यूज कर जाता है अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और इट्स प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपकी बॉडी से पानी पसीने की शक्ल में निकलता है या जब भी पानी
प्लांट से ट्रांसपायरेशन के नतीजे में निकलता है। तो ये जो ट्रांसपायर्ड, ये ट्रांसपायरेशन की एग्जांपल है जो कि कहाँ से निकल रही है जी, प्लांट से, और एनिमल से परस्पायर्ड स्टैंड्स फॉर स्वेटिंग वगैरह। तो दोनों स्टेट में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर ऐसा हो कि पसीना ना निकले या प्लांट से ट्रांसपायरेशन ना हो तो ये क्या करे, हाई टेम्परेचर में बॉडी को झुलसा के रख दे। ठीक है जी। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंस कि इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर। अब आपके पास एक लीटर पानी है, उस 1 लीटर में 2 ml पानी क्या हो गया, वेपर बन के निकल गया। तो रिमेनिंग जो आपके पास रह जाएगा पानी, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या कर देगा, कम कर देगा। इस तरह ये कूलिंग इफेक्ट करता है, यानी कि टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करता है। आइए इसका नेक्स्ट करैक्टर, नया करैक्टर देखते हैं, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये मेरे पास पानी है, 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये एक स्टेट में जाता है कि उसमें OH माइनस और H+ आयॉन्स बनते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। सो वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रो ऑक्साइड में, और मैंने बताया वो कौन सा है जी, 25 टेम्परेचर है। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, यानी ये इस रिएक्शन में, इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में भी होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, 25 के टेम्परेचर पर जितना इसमें चेंज होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उतनी ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस रहती है, ना ज़्यादा हो पाती है ना कम हो पाती है। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की दोनों की अगर कॉन्सेंट्रेशन देखें, दोनों होती है 10⁻⁻⁷। ये आपने पीएच और पीओएच के अंदर देखा होगा कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या होती है जी, 14। अगर दोनों की इंडिविजुअल लगा लें तो पीएच यानी हाइड्रोजन आयन की जो पावर होती है वो होती है 10⁻⁷, जो कि फाइनली निकाल के 7 आती है। पीओएच भी इतनी ही होती है, जो फाइनली आपके पास कितनी आती है जी, 7 आती है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो था वो पीएच और पीओएच के लिहाज से वाटर की इंपॉर्टेंस थी। अब एच और ओ एच से फायदा क्या होता है, जितने भी एंजाइम आपकी बॉडी में एक्वस मीडियम में काम कर रहे हैं उनको H+ या OH+ चाहिए, यानी एक स्पेसिफिक एसिडिक या बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए जिसकी बिहाफ पे वो क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। तो जितने भी सेलुलर रिएक्शंस हैं वो सारे इन्हीं की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। ठीक है जी। आइए जी वाटर की प्रोटेक्शन देखते हैं। सो वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट जहां फ्रिक्शन हो रही है, अगर हम क्या करें, वहां पे पानी को ऐड कर दें तो फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लुब्रिकेट कहते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला। ठीक है जी। हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर बोन्स एक दूसरे के साथ रब करती हैं जब मूव करती हैं, तो उस वक्त वहां पे साइनोवियल फ्लूइड नामिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ये क्या कर रही होती है, बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल टीयर प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ द आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ द आईलेड। आप अक्सर क्या करते हैं जी, आंसू वगैरह हो तो आप आई को इस तरह करके रब करते हो। अगर यहाँ पे जो है वो टीयर्स ना हो, आंसू ना हो, पानी ना हो, तो आपकी आईज की फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और वो आई को क्या कर दे, डैमेज कर दे। इसके अलावा वाटर आल्सो फॉर्म अ फ्लूइड क्वेश्चन अराउंड द ऑर्गन दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ट्रॉमा। ट्रॉमा कहते हैं कोई अचानक झटका आपकी बॉडी को लग गया, कोई फिजिकल झटका आपकी बॉडी को लग गया, तो उस वक्त आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। सराउंडिंग में एक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही ले लीजिए कि बिफोर बर्थ जब बेबी जो है वो डेवलपमेंट कर रहा होता है विद इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल, तो वहाँ पर बच्चादानी में बच्चे की सराउंडिंग में एक फ्लूइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। उस वक्त बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है और बॉडी को जो डिफरेंट जर्क, जो झटके वगैरह लगते हैं, उस वक्त वो शॉक से बचाने के लिए वो फ्लूइड उसकी क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, जिसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट ये था जी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। नए लेक्चर में इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।